हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका छठा पाठ मानचित्र अध्ययन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह चैप्टर इस भूगोल का लास्ट चैप्टर है और इस लास्ट चैप्टर का भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट के भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जो पर्वतीय छायाकरण है उस छायाकरण विधि में, यह एक प्रकार की विधि का नाम है पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ए उत्तर पूर्व दिशा से, बी पूर्व दक्षिण दिशा की ओर से, और सी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से, या फिर डी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से भू आकृतियों पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो जो पर्वतीय छायाकरण विधि का उपयोग होता है तो इस विधि में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से ही भू आकृतियों पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर, यहाँ हैस्यूर होना चाहिए था कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। यह भी एक प्रकार का, जिस प्रकार अपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा छायाकरण विधि, उसी प्रकार का यह एक विधि है हैस्यूर विधि। तो इस हैस्यूर विधि में उच्चावच प्रदर्शन किया जाता है। तो इस विधि का विकास किसने किया था। ए गुटेनबर्ग ने, बी लेहमान ने, सी गीगर ने, या फिर डी रीटर ने। तो हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेहमान। हैस्यूर विधि का विकास लेहमान के द्वारा किया गया था। तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। जो तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा ऊंचाई, या फिर डी त्रिकोणमितीय स्टेशन ऊंचाई। तो उस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत, जो स्तर रंजन विधि होता है उसके अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है। ए पर्वत वाले भाग को, बी पठार वाले भाग को, सी मैदान वाले भाग को, या फिर डी जल वाले भाग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि नीले रंग से मानचित्र में किस चीज़ को दर्शाया जा सकता है। नीले रंग से उसमें जल को ही दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल, क्योंकि जल जो होता है वह नीले रंग का प्रतीत होता है। तो मानचित्र में उसको नीले रंग का ही अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो तथा जिनके बीच की समोच्च रेखाएं अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। ए पहाड़ का, बी पठार का, सी मैदान का, या फिर डी झील का। इनमें से किस भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो जब जब समोच्च रेखा सकेंद्रीय वृत्ताकार होता है तो समोच्च रेखाएं अधिक ऊंचाई पर प्रदर्शित होती है, तो पहाड़ जैसी भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहाड़। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। जो प्राकृतिक मानचित्र होता है उस मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। ए लाल रंग से, बी पीला रंग से, सी नीला रंग से, या फिर डी हरा रंग से। तो प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पीला रंग। किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ दी जाती है। ये चारों की चारों स्थल आकृति है और पूछा जा रहा है कि किस स्थल आकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। ए पहाड़ जैसी स्थलाकृति को दिखाने के लिए, बी पठार, सी जलप्रपात या फिर डी नदी घाटी। तो जो स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं में गोल चौकोर आकृति बनाई जाती है और उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है तो वह स्थलाकृति पठार होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठार। पठार जैसी स्थलाकृति को दर्शाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठार। उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हैसूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यह आपने लगता है दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में भी सेम इसी क्वेश्चन को पढ़ा था कि उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए जो हैसूर विधि है उसका विकास किस विद्वान ने किया था, अर्थात किसके द्वारा किया गया था? तो हैसूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेहमान। लेहमान के द्वारा ही हैसूर विधि का विकास किया गया था। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो नीला रंग होता है उस नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? ए पहाड़ को, बी पठार को, सी मैदान को या फिर डी जलीय भाग को। तो नीले रंग से स्थलाकृति में जलीय भाग को ही दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलीय भाग। जलीय भाग को अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से दिखाया गया है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति होती हैं उनमें से इनमें से क्या नहीं होता है? ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी मोटाई या फिर डी गहराई। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भू आकृति होती है उनमें से गहराई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहराई। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों की तीनों भू आकृतियों में होती है लेकिन गहराई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहराई। हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? जो हैस्यूर विधि है इस विधि का विकास लेहमान के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग को कैसा दिखता है? ए सफ़ेद, बी काला, सी नीला या फिर डी पीला। तो हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग जो होता है वह काला दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काला। हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग काला रंग का प्रतीत होता है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थल आकृति को दिखाया जाता है? जो अस्तर रंजन विधि है इस विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थल आकृति को दिखाया जाता है? ए पर्वत को, बी पठार को, सी मैदान को या फिर डी गुफा को। तो थोड़े कथई रंग से स्थल आकृति को जो दिखाया जाता है वह स्थल आकृति पर्वत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्वत। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से पर्वत जैसी स्थल आकृति को दिखाया जाता है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत द्वारा अर्थात अंतर्गत बोले या फिर द्वारा बोले बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत कथई रंग का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे तो पर्वत को दिखाया जाता है, लेकिन जब बर्फीले क्षेत्र को दिखाना होता है तो किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ए पीला रंग से, बी सफ़ेद रंग से, सी नीला रंग से या फिर डी हरा रंग से। तो जो बर्फीला क्षेत्र है वह थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए अस्तर रंजन विधि के द्वारा उसमें सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सफ़ेद रंगों के द्वारा अस्तर रंजन विधि में बर्फीले क्षेत्र को दिखाया जाता है। समुद्र की जल आस्था सभी जगह कैसी होती है? जो समुद्र की जल आस्था होती है वह सभी जगह कैसी होती है? ए बराबर, बी ऊपर नीचे, सी कहीं ऊपर या कहीं नीचे होती है या फिर डी सभी बात गलत है। तो हम आपको बता दें कि जो समुद्र की जल आस्था होती है वह सभी की सभी जगह बराबर ही होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराबर। समुद्र की जल आस्था सभी जगह कैसी होती है? तो समुद्र की जल आस्था सभी जगह बराबर होती है। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? जो बीएम होता है वह किसे प्रदर्शित करता है? ए स्थानिक ऊंचाई को, बी तल चिन्ह को, सी स्पॉट हाइट को या फिर डी समोच्च रेखा को। तो जो बीएम होता है वह तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तल चिन्ह को। बीएम जो प्रदर्शित करता है वह तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? जो समोच्च रेखा होता है उस समोच्च रेखा के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? ए आकृति रेखाएं,
बी उच्चावच प्रदर्शन, सी जल चिन्ह या फिर डी स्थानिक ऊंचाई। तो समोच्च रेखा के द्वारा उच्चावच प्रदर्शन को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्चावच प्रदर्शन। इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? ए पर्वतीय छाया, बी हैस्यूर, सी कंटूर या फिर समोच्च रेखा या फिर डी स्तर रंजन। तो आपने अगर 16वें नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं कि इनमें से उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने समोच्च रेखा पढ़ ली है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंटूर या फिर समोच्च रेखा के द्वारा ही उच्चावच प्रदर्शन का दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंटूर या समोच्च रेखा। खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? जो खड़ी ढाल होती है उसको दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कहाँ बनाई जाती है? ए पास पास में, बी दूर दूर में या फिर डी इनमें से कहीं भी नहीं। सी तो इसमें दिया हुआ नहीं, केवल डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कहीं पर भी नहीं। समोच्च रेखाओं में खड़ी ढाल को दिखाने के लिए ना ही उसको पास पास बनाई जाती है और ना ही दूर दूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तब इसे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? जो ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं जो होती है अगर उसको ऊपर नीचे दूर दूर बनाई जाती है तो इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? ए तीव्र ढाल का, बी मंद ढाल का, सी सीढ़ी नुमा ढाल का या फिर डी अवतल ढाल का। तो अगर ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तो दूर दूर बनाने से मंद ढाल जैसी भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंद ढाल। पर्वतीय छायांकन द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। यह फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन था कि जब पर्वतीय छायांकन विधि होती है तो उस विधि के द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा से ही प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है अगर पर्वतीय छायांकन विधि का उपयोग किया जा रहा हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? जो पर्वतीय देश होता है उसको उच्चावच को किस विधि के द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? ए तलचिन्ह विधि के द्वारा, बी स्थानिक ऊंचाई के विधि के द्वारा, सी पर्वतीय छायांकन विधि द्वारा या फिर डी हैस्यूर विधि के द्वारा। तो उच्चावच को अगर दिखाना हो तो पर्वतीय छायांकन विधि के द्वारा ही दिखाया जाना अच्छा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतीय छायांकन विधि के द्वारा। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखों से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? जब भूमि की ढाल होती है उसको छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से अगर दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए स्तर रंजन, बी छाया लेखन, सी हैस्यूर या फिर डी समोच्च रेखाएं। तो अगर छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसको हैस्यूर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैस्यूर। हैस्यूर ही उसे कहा जाता है जब छोटी छोटी या सटी रेखाओं से भूमि की ढाल को दिखाया जाता है। आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थल आकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? जो आकार की समोच्च रेखाएं होती है वह किस स्थल आकृति को प्रदर्शन करने के लिए खींची जाती है? ए पठार को, बी बाहुकूट को, सी ज्वालामुखी को या फिर डी झील को। तो बाहुकूट जैसी स्थल आकृति को प्रदर्शन करने के लिए समोच्च रेखाएं खींची जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाहुकूट स्थल आकृति को प्रदर्शन करने के लिए। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? जब छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल को दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ए स्तर रंजन, बी पर्वतीय छायांकन, सी हैस्यूर या फिर डी तल चिन्ह। तो जब छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन विधि की जाती है तो उस विधि को हैस्यूर विधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैस्यूर विधि। छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? जो छोटी मापनी का मानचित्र होता है उस मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शन को प्रकट करने के लिए किस विधि का सहारा लेना बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है? ए स्तर रंजन विधि का, बी हैस्यूर विधि का, सी तलचिन्ह विधि का या फिर डी पर्वतीय छायांकन विधि का। तो जब छोटी मापनी के मानचित्रों को उच्चावच प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए पर्वतीय छायांकन विधि का लेना ही उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्वतीय छायांकन विधि। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया।
जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपको मानचित्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन के वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर सही आंसर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।